नमस्कार। बायो फर्टिलाइज़र की अगली कड़ी में हमको देखना है एज़ोस्पाइरुलम के बारे में पढ़ना है। यह भी एक बैक्टीरिया है और यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। स्वतंत्र और नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया है, यानी राइजोस्फीयर में रहने वाला बैक्टीरिया है। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया भी है। ये मुख्यतः ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट में पाए जाते हैं। इनको ग्रासेस और सीरियल्स के राइजोस्फीयर से आइसोलेट किया गया है। ये प्लांट की रूट के पास कॉलोनी के रूप में रहते हैं। कुछ एज़ोस्पाइरुलम के स्ट्रेन वीट की रूट की सरफेस पर पाए जाते हैं। इस बैक्टीरिया को सर्वप्रथम बेज़र्निक ने 1925 में इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया सर्वप्रथम, तथा टॉबर्नियर ने इसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन को रिपोर्ट किया। ये जीवाणु पादपों द्वारा उत्सर्जित जो एक्सुडेट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका उपयोग करने में सक्षम होते हैं तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसा कि हम इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो इनको मुख्यतः वीट है और सीरियल्स में जितने भी सीरियल्स हैं उनमें इनको डाला जाता है। एज ए बायो फर्टिलाइज़र इनका उपयोग किया जाने लगा है आजकल। इसकी कुछ प्रमुख जातियाँ, कुछ 12 प्रमुख जातियाँ पाई जाती हैं, ये हमको ज्ञात है, जो कि इस प्रकार लिस्टेड है। एज़ोस्पाइरुलम, लिपोफेरम, ब्रेसिलेंस, इस तरह से ये कुछ नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं। ये कुछ जातियाँ हैं जो कि हमको ज्ञात है। अब इसका क्लासिफिकेशन, तो ये एक बैक्टीरिया उसमें डोमेन में रखा गया है। अल्फ़ा प्रोटियोबैक्टीरिया रोडोस्पाइरिलेस इसका ऑर्डर है और रोडोस्पाइरिलेसी इसकी फैमिली है। और इस समूह के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मतलब इस फैमिली के अंदर रोडोस्पाइरिलेसी जो फैमिली है, इसके अंदर ये जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं इस समूह के अंतर्गत, ये पोषक तत्वों की कम सांद्रता में भी जीवित रह सकते हैं और ये किसी पौधे के साथ सहजीवी संबंध भी बनाने की विशेषता रखते हैं। मतलब या तो ये पौधे की सरफेस, रूट की सरफेस पर पाए जाएंगे या फिर ये उसके साथ सहजीवी संबंध भी बना सकते हैं। ये जो सॉइल बैक्टीरिया है, अब इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो किस तरह से है, हमको किस तरह का दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ग्राम स्टैनिंग करते हैं तो हमको ये ग्राम नेगेटिव प्रकार का बैक्टीरिया दिखाई देता है। इस बैक्टीरिया का जो शेप है वो विब्रो या मोटी रॉड शेप के होते हैं, जो कि थोड़ी सी सीधी होती है या फिर थोड़ी सी घुमावदार भी हो सकती है। इनमें पोलर और लैटरल फ्लैजेला पाए जाते हैं। पोलर मतलब ध्रुव की तरफ फ्लैजेला पाए जाते हैं और लैटरल साइड पर उसकी फ्लैजेला पाए जाएंगे। पोलर फ्लैजेला का उपयोग ये गति के लिए करते हैं, मतलब मोबिलिटी के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ये इन पोलर फ्लैजेला का उपयोग करते हैं। जबकि जो लैटरल फ्लैजेला पाए जाते हैं ये ठोस सतह पर विस्थापन के लिए करते हैं। तो जो ये बैक्टीरिया, इनकी कुछ प्रजातियां जिनके अंदर केवल पोलर फ्लैजेला ही पाए जाते हैं। लिक्विड मीडिया में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनमें पोलर फ्लैजेला ही पाए जाते हैं और सॉलिड मीडिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के अंदर लैटरल फ्लैजेला भी पाए जाते हैं और इन लैटरल फ्लैजेला के द्वारा ये ठोस सतहों पर विस्थापित हो सकते हैं। इसके बाद और ये जो बैक्टीरिया हैं ये ऑर्गेनिक एसिड, शुगर, अमीनो एसिड, इनके प्रति रासायनिक आकर्षण प्रस्तुत करते हैं और ये ऑक्सीजन के संकुचन क्षेत्र वाले क्षेत्रों में भी जाने में सक्षम होते हैं। अब जब ये तो इसकी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होगी कि ये इस तरह से इनमें फ्लैजेला होते हैं और ये इस तरह की इनके स्ट्रक्चर होती है। अब इसके बाद आते हैं कि जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है तो ये सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये, जैसे सूखा है या फिर पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये सिस्ट का रूप ले लेते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एक प्रकार का कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं जो, और अपने चारों ओर एक पॉलीसेकेराइड का खोल बना लेते हैं और सिस्ट का आकार ले लेते हैं और ये सिस्ट के चारों तरफ पॉलीसेकेराइड का एक बाहरी खोल विकसित कर लेते हैं।
और अनुकूल परिस्थितियों में ये सीड्स जर्मिनेट होकर और पुनः बैक्टीरिया में परिवर्तित हो जाते हैं। जीनोम, अब इनके अंदर जो जीनोम पाया जाता है वो बड़े जीनोम जो होते हैं वो बड़े होते हैं और ये इनकी कई प्रतिकृतियाँ पाई जाती हैं जो कि शरीर की प्लास्टिसिटी का प्रमाण है। अब मुख्यतः ये जो बैक्टीरिया, ये तो जीनोम के बारे में हो गया कि कई सारे इनमें बड़े जीनोम होते हैं इनके। अब ये मुख्य रूप से कैसे पाए जाते हैं सॉइल में, तो ये मुख्यतः या तो प्रकंद में पाए जाते हैं या फिर इनके कुछ स्ट्रैंड जो है वो जड़ों की सतह पर रहती हैं। हालांकि कुछ पौधे के अन्य क्षेत्रों को कुछ जातियां जो है इनकी पौधों के अन्य क्षेत्रों को संक्रमित करने में भी सक्षम होती है। ये बैक्टीरिया जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन का एक बहुत ही विविध और बहुमुखी मेटाबॉलिज्म करते हैं, जिससे कि अन्य प्रजातियों के साथ ये आसानी से अनुकूलन और प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। और ये पादपों के द्वारा जो कुछ एक्सक्लूडेट होते हैं उनका भी मेटाबॉलिज्म करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद आते हैं हम कि ये जो है एनारोबिक व एरोबिक वातावरण में, मतलब एनारोबिक वातावरण में भी रह सकते हैं और एरोबिक वातावरण, वैसे तो ये एरोबिक बैक्टीरिया ही है, तो एरोबिक वातावरण में ये प्रसार करते हैं। ये बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सर हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं और इस तत्व को ये स्रोत के रूप में अमोनियम नाइट्रेट्स, एमिनो एसिड्स और आणविक नाइट्रोजन का उपयोग, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए ये इनका उपयोग करते हैं। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अमोनिया में रूपांतरण के लिए एक जो मुख्य एंजाइम होता है वो नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है। तो डाई नाइट्रोजिनेस प्रोटीन से बना एक एंजाइम जो कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है और जिसमें मोलिब्डेनम और आयरन का एक कोफैक्टर के रूप में पाया जाता है। और एक अन्य प्रोटीन भाग है जिसे डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेस कहा जाता है, जो कि डोनर से प्रोटीन में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है। इसी तरह से ये जो एंजाइम है वो इन बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन को अमोनिया में ये कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह ग्लूटामिन सिंथेटेज व ग्लूटामेट सिंथेटेज एंजाइम अमोनियम के निर्माण में शामिल है। बैक्टीरिया तथा प्लांट के बीच में जो जुड़ाव सफलतापूर्वक तभी हो सकता है, मतलब जब ये बैक्टीरिया प्लांट से जुड़ते हैं तो ये जुड़ाव सफलतापूर्वक, अब चूँकि ये कई स्ट्रैंड इसके ऐसे हैं कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं रखते हैं, तब ये या तो उसकी मिट्टी की प्लांट की जो रूट है उसकी सरफेस पर पाए जाएंगे या फिर उसके रूट के आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। तो जब बैक्टीरिया मिट्टी में जीवित रहने में सक्षम होता है और जड़ों की उपस्थिति का पता लगा सकता है, तो ही ये प्लांट से सफलतापूर्वक जुड़ाव कर सकते हैं। राइजोस्फीयर में पोषक तत्वों की प्रवणता जड़ों के उसके परिवेश तक कम होती चली जाती है, जो पौधों के एक्सुडेट द्वारा उत्पन्न होती है और ये जीवाणु उस एक्सुडेट को कार्बन सोर्स के रूप में उपयोग करने में सक्षम होते हैं। मतलब यदि प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ हद तक ये उन सभी चीज़ों को उपयोग करने में सक्षम होते हैं और जीवित रहते हैं। बैक्टीरिया का पादप जड़ों से जुड़ाव के लिए इनके अंदर कुछ जीन्स जिम्मेदार होते हैं। इन जीन्स में है जैसे बाल, कमरा, सलाब, मकसद 1, 2, 3, लफ 1 आदि। ये जीन्स जो है ये पौधे का जड़ से बैक्टीरिया का पादप जड़ों से जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके बाद ये बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ कुछ प्लांट हार्मोन, अभी हम कह रहे हैं कि ये बैक्टीरिया ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी काम करते हैं। तो ये बैक्टीरिया किस तरह से करते हैं ग्रोथ प्रमोटर के रूप में काम? तो ये प्लांट हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड आदि का उत्पादन करते हैं, जो कि पौधे की वृद्धि के लिए लाभदायक होती है। मात्रात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन ऑक्सिन या इंडोल एसिटिक एसिड, जो एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन से प्राप्त होता है, ये बैक्टीरिया में कम से कम 2 चयापचय मार्गों द्वारा सिंथेसाइज होता है।
और ज़िबरेलिन विकास में भाग लेने के अलावा सेल डिवीज़न और बीजांकुरण को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर जो ये बैक्टीरिया के द्वारा सीक्रेट होता है, तो इन जीवाणुओं के द्वारा अब जब ये इस तरह से ये जो कुछ प्लांट हार्मोन सीक्रेट करते हैं ये बैक्टीरिया, तो इन बैक्टीरियाओं इन हार्मोन्स की उपस्थिति की वजह से जो जीवाणुओं के द्वारा ये हार्मोन रिलीज होते हैं, तो इसकी वजह से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, जड़ों की संख्या में वृद्धि होती है, रूट हेयर की संख्या में वृद्धि होती है तथा जड़ों के शुष्क वजन में भी वृद्धि रिसर्च के द्वारा जड़ों के शुष्क वजन में भी वृद्धि देखी गई है। साथ ही ये सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को भी बढ़ाते हैं। अब बात आती है, चूँकि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं, ये जड़ की सरफेस पर और इस तरह से रहते हैं, तब इनका आइसोलेशन किस तरह से किया जाए, इनका कल्चर किस तरह से तैयार किया जाए। तो आइसोलेशन के लिए बैक्टीरिया के जहाँ पर ये बैक्टीरिया मतलब पादप की जड़ों के आसपास की लगभग 15 सेंटीमीटर तक की जो सॉइल होती है उसको सॉइल सैंपल के रूप में लिया जाता है, और इस बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए इतने 15 सेंटीमीटर के आसपास तक की सॉइल सैंपल को इम्यूनोमैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक के द्वारा आइसोलेट किया जाता है, और आइसोलेशन के बाद इसका प्योर कल्चर किया जाता है और न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर इसको ग्रो किया जाता है। ग्रो के बाद इनको आइडेंटिफाई किया जाता है इनके स्ट्रक्चर ग्राम स्टैनिंग के द्वारा, और इनके स्ट्रक्चर के द्वारा इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और प्योरली मतलब कि एक शुद्ध कल्चर तैयार किया जाता है, और स्लांट्स के ऊपर शुद्ध कल्चर तैयार किया जाता है न्यूट्रिएंट मीडिया पे, और इस मीडिया पर फिर स्लांट्स में शुद्ध कल्चर तैयार करके इनको लिक्विड मीडिया पे ब्रोथ पे फर्मेंटर या बायोरिएक्टर में इनका कल्चर तैयार किया जाता है, और उस कल्चर से फिर मतलब एक निश्चित मात्रा में इनको कॉनिकल फ्लास्क में इर्लेनमेयर फ्लास्क में इनको तैयार कर लिया जाता है, और उसको फिर हम चारकोल या उस तरह से इनको मिक्स करते हैं और कल्चर के रूप में इनको पैक करते हैं, और उसको एज ए बायो फर्टिलाइज़र फिर सीड ट्रीटमेंट या सॉइल ट्रीटमेंट इस तरह से ट्रीटमेंट दे के और नाइट्रोजन फिक्सिंग या बायो फर्टिलाइज़र के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद।